Greetings to all those who are watching my video. Today we are starting with the next topic, that is economic environment. कल हमने क्या देखा था? हमने बेसिकली स्टार्ट क्या किया है? वी हैव प्रोसीड विद यूजीसी नेट कॉमर्स सिलेबस यूनिट 1, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. उसका इंट्रोडक्शन, दैट इज कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने कल कवर कर लिया है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. So just I'll give you a brief of what we did yesterday. Yesterday we have done that business environment is influenced by various factors. Okay, it is very dynamic and it is very complex. So a proper understanding of business environment is very necessary. Okay. So what were the two factors which we discussed yesterday? Were the first one was the internal factor and the second one was external factor. पहला था internal, दूसरा था external. हमने ये जाना था कि internal factor जो होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट होता है जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है. और उसके अलावा दूसरा जो एनवायरनमेंट था हमारा वो था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसको फिर से हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं. एक था मैक्रो और एक था माइक्रो. ये दोनों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमने ये देखा था. ठीक है. उसमें से मैक्रो एनवायरनमेंट में हमने क्या क्या देखा था कि पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, नेचुरल, इकोनॉमिकल, ये सारे एनवायरनमेंट आते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं हमारे बिजनेस पे और हमारे हाथ में नहीं होता ये एनवायरनमेंट. मैंने आपको कोरोना वायरस का एग्जाम्पल भी दिया था और आपको ये बताया था कि आपकी एक कंपनी है और आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचना भी चाहते हो, लेकिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसा है नहीं, परमिशन ही नहीं मिल रही है हमें, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर लेंगे? तो हम क्या करते हैं, ऐसे सारे एनवायरनमेंट में हमें क्या करना होता है, ऐसे सारे एनवायरनमेंट में हम अपने आप को ही मॉड्यूल करते हैं, अपने स्ट्रैटेजीज को ही चेंज करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सके और लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सके मार्केट में. हमने ये देखा था. देखो यूजीसी नेट में जो है ना, हमें सारे एनवायरनमेंट नहीं पढ़ने हैं, हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही पढ़ना है ना. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी हमें सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ना है और इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़नी है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. देखो, बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित है, बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस ऑल दिस एनवायरनमेंट. ये मैक्रो एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये कल भी मैंने बताया था. ठीक है. उसके बाद क्या है, देखो मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पुट मोस्ट पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस. मतलब ये सारे एनवायरनमेंट में से सबसे ज़्यादा प्रभाव करने वाला एनवायरनमेंट कौन सा है? वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है. और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो मेन फैक्टर्स ये है. पहला है एक कंट्री की अर्थव्यवस्था, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री. एंड द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है उस कंट्री का. और तीसरा जो है इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है. इसके अलावा और भी चीज़ आते हैं, जैसे इंटरनेशनल पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे हमारे जो टाइम टू टाइम प्लानिंग होती है, जो 5 ईयर प्लान तो अब तो नहीं होता है, अब तो नीति आयोग या 1 ईयर प्लान होता है. तो ये सारे प्लान का भी बहुत सारा इम्पैक्ट होता है. तो ये सारी चीज़ें क्या, ये सारी चीज़ आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर. तो धीरे धीरे हम सब पे प्रोसीड करेंगे. पहले जान लेते हैं इकोनॉमिक कंडीशन. देखो मैंने आपको ये बताया था, इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब क्या है, किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था, किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था. अब ये सारे पॉइंट्स को छोड़ दूं मैं, अगर आपको ऐसे ही पूछूं कि आप किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे बताओगे, आप अगर मैं पूछूं आपको कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारे इंडिया की अच्छी है या बुरी है, तो आप कैसे बताओगे, क्या क्या फैक्टर्स को उसमें इंक्लूड करोगे? अब यही कहोगे ना, जहाँ पे अगर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, ठीक है, उनकी परचेसिंग पावर अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट है, सबके पास नौकरी है, बेरोजगारी कम है अगर, और क्या कहते हैं, और पर कैपिटा इनकम उस कंट्री की अच्छी है, बैंकिंग सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ये सारी अच्छी है, तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर क्या है, अच्छी हो रही है. और जैसे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड ऑफ दैट कंट्री. इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड ऑफ दैट कंट्री. बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर. अब हम इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर जो फर्स्ट फैक्टर है वो है जीडीपी.
जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ये हमारी इंडिया है, इंडिया की ये बाउंड्री है, मतलब ये इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। जैसे अगर 100 गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, सपोज ये एक छोटा सा एग्जांपल है समझने के लिए, इंडिया करोड़ों में गुड्स, लाखों, बिलियन, ट्रिलियंस में गुड्स प्रोड्यूस करती होगी, ठीक है। वो गुड्स और उनकी मॉनेटरी वैल्यू, उनकी जो पैसे, उनकी जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल जीडीपी मिलता है, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर जीडीपी कंट्री का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हम मान के चलेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन उस कंट्री की अच्छी है, और जीडीपी डिक्रीज हो रहा है तो उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, इसको एवरेज इनकम भी कहते हैं। अब देखो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, पूरे देश की जो नेशनल इनकम है उसको लिया जाता है और टोटल पॉपुलेशन उस कंट्री में कितनी है उसके डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम मिलता है। अब देखो पर कैपिटल इनकम अच्छी निकली है, ज़्यादा निकली है तो इकोनॉमिक कंडीशन उस कंट्री की क्या है? अच्छी है। पर कैपिटल इनकम क्या क्या बताता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है, एक कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है। मतलब अच्छी पर कैपिटल इनकम है, इसका मतलब एवरेज इनकम जो है हर एक इंसान की इतनी है उनको पता चल जाता है। तो ये एवरेज इनकम ज़्यादा है मतलब उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, और एवरेज इनकम ज़्यादा है तो सीधी बात है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बढ़ेगा। अगर आपके हाथ में ज़्यादा पैसा है तो आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो इंक्रीज करोगे ना, ज़्यादा खर्च करोगे, ज़्यादा चीज़ें करोगे, लग्जरियस चीज़ें खरीदोगे, है ना। तो ये पर कैपिटल इनकम क्या बताता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री, पीपल रिसाइडिंग इन दैट कंट्री, ओके। एंड उसके बाद क्या आता है? उसके बाद एक कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन भी बताता है, और क्या बताता है? एक मिनट, कंट्री का डेवलपमेंट स्टेटस कैसा है, कंट्री कैसे डेवलप हो रहा है, मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कि एकदम फास्ट पेस में डेवलप हो रहा है, या उसकी कंडीशन जो है कंट्री की एकदम स्लो डाउन है, नीचे गिर रही है। ये सारी चीज़ें पर कैपिटल इनकम बताता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने में भी ये पर कैपिटल इनकम जो होता है एक मेजर की तरह लिया जाता है। एक इस पॉइंट को भी ध्यान में रख के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। फिर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट ऐसी जगह है जो हम देखो, हम सारे कॉमन पीपल है, हमारे पास जो पैसे बचता है तो हम क्या करते हैं? उसे बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा एफडी बना लेते हैं या रिकरिंग अकाउंट खोल लेते हैं, या आजकल हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने लग गए हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको शेयर्स मार्केट की नॉलेज होती है, शेयर बाजार की नॉलेज होती है, तो वो क्या करते हैं? शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने तो बैंक को पैसा दे दिया, तो हमारे बैंक को हमें क्या देना है? इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है। बैंक क्या अगर अपने पास पैसे रखेगी तो दे पाएगी ब्याज? नहीं दे पाएगी ना। वो क्या करती है? ये पैसे को बाजार में लगा देती है, शेयर बाजार में लगा देती है, जैसे हम कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, कैपिटल मार्केट में लगा देती है। अब कैपिटल मार्केट में जब वो पैसा लग जाता है तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इनको पैसे मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपना प्रोजेक्ट, अपना जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी इनका काम होता है, इनके फंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और उसके बाद वो पैसे तो उनको देना है, सूद और ब्याज दोनों देना है ना, इंटरेस्ट भी देना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, दोनों देते हैं फिर बैंक के पास, और बैंक उसके ज़रिए हमें इंटरेस्ट दे पाता है। तो कैपिटल मार्केट से अगर आसानी से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पैसे मिल रहे हैं, और हम जैसे लोगों को भी शेयर्स में अगर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको डिविडेंड मिल रहा है, या उनके शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि कैपिटल मार्केट जो है उस कंट्री का अच्छा है। इसका मतलब उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी अच्छी है। कैपिटल मार्केट में, ये स्टॉक मार्केट में दो इंडेक्स है हमारे इंडिया में, बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का हेडक्वार्टर है बॉम्बे, मुंबई में, और एनएससी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। बीएससी में क्या होता है? टॉप 30 शेयर्स को लिया जाता है। बीएससी का इंडेक्स कैसे निकालते हैं? टॉप 30 शेयर्स को लिया जाता है, और उसके शेयर्स के प्राइस कितने अप डाउन हो रहे हैं वो देखा जाता है, उससे सेंसेक्स निकाला जाता है। सेम एनएससी में क्या होता है? टॉप 50 शेयर्स लिए जाते हैं, उसका अप एंड डाउन नेचर देखा जाता है, और निफ्टी निकाली जाती है,
ठीक है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अगर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छी कंडीशन दिखा रही है मार्केट की, तो इससे माना जाता है कि शेयर्स के प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं। और जब शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हर एक कंट्री को है ना कुछ रिजर्व रखने होते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि फॉरेन करेंसी में रखने होते हैं, यूएस डॉलर्स में, यूरो में, येन में, ठीक है, पाउंड पाउंड में, येन में नहीं, पाउंड में, ठीक है। तो ये सारे रिजर्व ये लोग, या फिर ये लोग कैश डिपॉजिट की तरह भी रख सकते हैं, या तो ये बॉन्ड्स भी खरीद के रख सकते हैं। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने का काम किसका होता है, एक कंट्री की सेंट्रल बैंक का, जैसे हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो उसका काम होता है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर कंट्री के पास है ज़्यादा अमाउंट पे, तो कभी भी आपातकालीन स्थिति में वो पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्रेड डेफिसिट हो गया, तो वो सारी चीज़ों में उस पैसे को यूज़ किया जाता है ना। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 500 बिलियन के आसपास है, 500 बिलियन यूएस डॉलर। चाइना का यूएस डॉलर 3 ट्रिलियन के आसपास है, 300 ट्रिलियन के आसपास है, 300 ट्रिलियन के आसपास है। तो अगर, और दूसरा आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक कंट्री, हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड तभी कहलाता है ना जब हम अपने गुड्स को दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में बेच रहे हैं और दूसरी कंट्री से खरीद भी रहे हैं। तो देखो, अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, हम ज़्यादा खरीद रहे हैं और कम बेच रहे हैं, तो क्या होगा, डेफिसिट, है ना। और हम अगर ज्यादा बेच रहे हैं और कम खरीद रहे हैं, तो सीधी बात है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, अच्छा है। और इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा है तो इकोनॉमिक कंडीशन भी एक कंट्री की अच्छी है। ये काफ़ी है, इतना काफ़ी है इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, देखो, इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा है जो सरकार के हाथ में है। सरकार क्या करती है, इकोनॉमिक सिस्टम के अंडर जो भी जनता की रिक्वायरमेंट है, जो भी पीपल दोज हु आर रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पता करती है और उसके हिसाब से मार्केट में उस गुड्स को अवेलेबल कराती है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, और या फिर पीपल रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना 3 सवालों के जवाब दे सकती है। इकोनॉमिक कंडीशन जो है 3 सवालों के जवाब दे सकती है। पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, और whom टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक सिस्टम के जरिए गवर्नमेंट को पता चलता है कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है हमारे देश में, व्हाट वी हैव टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और क्या नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत की है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, मार्केट में सप्लाई करेंगे, और वो सारी चीज़ें जिसकी प्रियोरिटी कम है वो सारी चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे ड्रग्स कोई प्रायोरिटी नहीं है भाई, उसको क्यों प्रोड्यूस करेंगे ना। तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट देख पाती है कि क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं। दूसरी, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करें, कैसे इनोवेशन करें, कैसे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, अगर रिसोर्सेज कम है तो उसको कैसे प्रॉपरली यूज़ करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो सबकी पूर्ति हो सके। दूसरा है होम टू प्रोड्यूस, अब वो कौन प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी, दैट इज पब्लिक सेक्टर की कंपनीज प्रोड्यूस करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज प्रोड्यूस करेंगे, या फिर दोनों मिल के प्रोड्यूस करेंगे, ये भी कौन तय करता है, इकोनॉमिक सिस्टम। तो हम कह सकते हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में मेन रोल किसका है, हमारे सरकार का, हमारी गवर्नमेंट का। और हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके जरिए प्रोड्यूस करना है वो बताती है। अब ये चीज़ें करने के लिए उनको एक मॉडल इस्तेमाल करना पड़ता है, एक सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता है। एक होता है, इसमें हम देखेंगे अगर इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो ज़्यादातर 3 टाइप के सिस्टम हैं जो पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। तीनों में से कोई एक ही सिस्टम फॉलो करता है पूरा वर्ल्ड। पहला है कैपिटलिस्ट सिस्टम,
दूसरा है सोशलिस्ट सिस्टम और तीसरा है मिक्स्ड सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम और तीसरा है मिक्स्ड सिस्टम। कैपिटल सिस्टम देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना कैपिटलिस्ट सिस्टम अगर कोई कंट्री यूज कर रही है तो उसमें क्या होता है, सरकार की दखल अंदाजी बहुत कम होती है। सरकार दखल नहीं करता है, वहाँ के लोगों को जो प्रोड्यूस करना है, मार्केट में जो चीज़ की डिमांड आ रही है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्रग्स की डिमांड आ रही है, ड्रग्स प्रोड्यूस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ें की डिमांड आ रही है जो प्रियोरिटी नहीं है लेकिन फिर भी डिमांड तो है मार्केट में, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब इंसान उसके बिना भी जी सकता है, लेकिन इंसान को उस चीज़ की आदत है, उसे वो चाहिए, मतलब मार्केट में वो पर्टिकुलर थिंग की डिमांड है, तो वहाँ के जो एंटरप्राइजेज है, वहाँ की जो कंपनीज है वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे और सरकार उनको मना नहीं कर सकता, सरकार ज़्यादा दखल नहीं देता। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कमांड और कंट्रोल किसके पास होता है, कमांड एंड कंट्रोल किसके पास होता है, वहाँ की कंपनीज के पास। और सोशलिस्ट में क्या होता है, इसका पूरा विपरीत होता है, कमांड एंड कंट्रोल किसके पास होता है, सरकार के पास। देखो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज है, सारे डेवलप्ड कंट्रीज है, तो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज कौन से सिस्टम को अपना के चल रही है, कैपिटलिस्ट सिस्टम को, और दूसरी है सोशलिस्ट सिस्टम। ये चाइना, वियतनाम, कुबा, ये सब कंट्रीज जो है डेवलपिंग है और अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को इस्तेमाल करके चल रही है सोशलिस्ट को। सोशलिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशलिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर। सोशलिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर, मतलब ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के लिए काम करो, ऐसे चीजें प्रोड्यूस करो जिससे सोसाइटी का फायदा हो रहा है, जिससे वो उस कंट्री में रह रहे लोगों का फायदा हो रहा है। और देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, कुछ भी कर लो भाई, पैसे कमाना है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करो, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है वो प्रोड्यूस करो, ठीक है। सोशलिस्ट में क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देखो यहाँ पे इससे ज्यादा इस सोशलिस्ट में ना ज्यादा कंपटीशन पाया जाता है, कंपटीशन पाया जाता है, क्योंकि हर एक एंटरप्राइज, हर एक कंपनी फ्री है, अपने हिसाब से बिजनेस कर सकती है, तो उसमें कंपटीशन तो ज़्यादा होगा, सरकार इंटरफेयर नहीं कर रही है, और यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है, कम होता है। और कैपिटलिस्ट में किस टाइप का कंपटीशन मिलेगा आपको, मोनोपोलिस्टिक, सब कुछ कंपनी के हाथ में है, तो कंपनी जब चाहे गुड्स के प्राइस को इंक्रीज कर सकती है ना, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता क्योंकि सरकार का इंटरवेंशन है। अब जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, जब इंडिया के पास ये बात आई कि भाई आप कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम यूज़ करोगे, विच इकोनॉमिक सिस्टम वुड यू लाइक टू प्रेफर इंडिया, एक ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन था इंडिया के गवर्नमेंट के पास, तो उनके पास चॉइस था कैपिटलिस्ट का और सोशलिस्ट का। चॉइस किस में था, कैपिटलिस्ट का, सोशलिस्ट का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंडिया ने नहीं चाहा, क्यों, क्योंकि उसमें इंटरवेंशन किसका होता है, ज़्यादा पब्लिक का, और टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ की जाती है, वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखो जिसके पास पूंजी ही नहीं है, जो एक इंसान है उसमें काबिलियत है लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है, तो वो कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता, बैठा रह जाएगा। तो इंडिया ने सोचा अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक को यूज़ करेंगे तो हमारे इंडिया में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब है, उनका क्या होगा, गरीब तो और गरीब होता जाएगा, पिछड़ा कहलाता जाएगा, और उनका डेवलपमेंट तो ना के बराबर होगा। एक बहुत बड़ा गैप दिखेगा अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में, जो कि अभी भी दिखता है लेकिन बहुत ज़्यादा दिख सकता है। उन्होंने ऐसा सोचा, ठीक है। तो और एक कार्ल मार्क्स, आप जानते ही हो, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने ये भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के विरोधी थे, ये भी नहीं चाहते थे। केन्स ने भी ऐसा सजेस्ट किया था कि देखो टोटल कैपिटलिज्म भी नहीं होना चाहिए और टोटल सोशलिज्म भी नहीं होना चाहिए। अब देखो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन ऐसी कंट्री है जिन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम अपना रखा है, तो क्या उनकी सरकार दखल नहीं देती होगी, उनकी सरकार दखल नहीं देती होगी, पॉलिसीज नहीं बनाती होगी, अमेंडमेंट्स नहीं करती होगी, क्या करती है, इंटरफेयर तो करती है ना। तो
केन्स का ये कहना था कि कैपिटलिज्म पूरी तरीके से अच्छा नहीं है और सोशलिज्म भी पूरी तरीके से अच्छा नहीं है। सोशलिज्म में क्या होता है, पब्लिक के वेलफेयर का ज़्यादा मोटिव होता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा और डेवलपमेंट जो होगा ना वो धीरे धीरे होगा। लेकिन एक बात बताइए आप, चाइना के केस में ऐसा हो रहा है? चाइना भी तो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सारा पावर सरकार के पास है, लेकिन चाइना डेवलप कर रहा है। ये तो अभी की बात है, मैं केन्स 1948 की बात कर रही हूँ। केन्स ने भी यही उनका भी यही मानना था कि दोनों कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को मिल करके कुछ होना चाहिए। तो तीसरा क्या सामने आया था? मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरा क्या सामने आया था? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया ने कौन सा सिस्टम अपनाया है? 1948 में अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं और सबका वेलफेयर होना चाहिए। क्या माना जाता है? ग्रोथ प्रॉपरली हो और डेवलपमेंट सबका बराबर होता रहे। ग्रोथ प्रॉपरली हो और डेवलपमेंट, और सरकार फिर ज़्यादातर सरकार ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। गवर्नमेंट जो है वही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, ठीक है। और क्या होता है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। और देखो, स्केयर रिसोर्सेज है, ऐसे रिसोर्सेज जो कम है, और या फिर ऐसी चीज़ें जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो एक नेसेसिटी है, जो ज़रूरत है लोगों की, वो सारी चीज़ें ज़्यादातर किसके हाथ में होती है? पब्लिक सेक्टर के हाथ में होती है। और प्राइवेट सेक्टर, कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी होती है। आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर ये मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आता है? अगर कोई गवर्नमेंट मिक्स्ड इकोनॉमी अपना रही है तो रूरल डेवलपमेंट भी साथ में होता है और अर्बन डेवलपमेंट भी साथ में होता है। इसका मतलब बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहेगा, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहेगा। तो हम ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यहीं पे मैं अपना वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। बस एक छोटा सा ब्रीफ अप दे रही हूँ। मैंने आपको आज पढ़ाया है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस इन्फ्लुएंस होते हैं माइक्रो, मैक्रो और इंटरनल तीनों एनवायरनमेंट से, और मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है ये हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमें हमारे बिजनेस के वर्किंग पे। आप कोरोना वायरस को देख के ध्यान में कर सकते हो, कोरोना वायरस के कारण हमारी पूरी इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है। हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमारी इकोनॉमी जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रही, हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके कारण देख रहे हो आप कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। फिर उसके बाद आता है, हमने देखा था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के मेजर एलिमेंट्स ये सारे हैं: इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर हमने देखा था जीडीपी, पर कैपिटल इनकम, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंटरनल ट्रेड। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी है तो उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है और ग्रोथ प्रॉपरली हो रहा है, हम ये मान के चलेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? सरकार के हाथ में होता है। इकोनॉमिक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया जाए जिससे आम जनता की ज़रूरतें पूरी हो, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम 3 सवालों के जवाब देता है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आपको मैंने बताया कि 3 टाइप के इकोनॉमीज होते हैं: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनाए हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादातर चाइना, वियतनाम, कुबा, ये सारी कंट्रीज ने अपनाए हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था? 1948 में। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन तो सरकार ही बनाती है, ज़्यादातर कंट्रोल सरकार के पास होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को भी छूट होती है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ कैसा होता है? बैलेंस्ड होता है, प्रॉपर होता है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी है फिस्कल और मॉनेटरी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं देखेंगे। अगर इकोनॉमिक कंडीशन के 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बताना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं बताता है। इनमें से कोई भी 3 दे देंगे और चौथा कुछ और दे देंगे तो हम उससे पता कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया
कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम को अपना रही है? तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कब अडॉप्ट किया था? 1948 में। कुछ मिक्स्ड इकोनॉमिक के कुछ फीचर्स दे देंगे, एक आपको एसर्शन के टाइप में दे सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में दे सकते हैं, जिससे आपको पता करना होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे कंपटीशन पाई जाती है, मोनोपोलिस्टिक, ये दिया जा सकता है आपको, ये सारे क्वेश्चन। अब देखो, अब आप ये चीज़ें समझ लीजिए कि जो कंपटीशन का लेवल जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ना, ये पहले पूछे जाते थे 2012, 13, 14 से पहले। ये अब इनका लेवल हाई हो गया। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि आजकल हमारी जो नेट वाले जो है वो ज़्यादातर पूछते नहीं है, नेट एग्जाम वाले ज़्यादातर पूछते नहीं है, तो बैंकिंग में भी नहीं पूछे जाएंगे ये सारे सवाल। ये हालांकि ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो बैंकिंग, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो ये नहीं पढ़ेंगे, वो तो इंस्टीट्यूशन एग्जाम आरबीआई ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है इससे क्वेश्चन आता है, इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे और मैं बताऊंगी भी किस तरीके का क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज में से एक आध क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि भाई मेरी वीडियोस पसंद की जा रही है, तो मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है मेरी मेहनत है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। थैंक यू।